नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाटा केमिकल्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो छोटा सा होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप दूसरी केमिकल कंपनी को भी जज कर पाएंगे। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 5.86% की मंदी देखने को मिल रही है। अब मंदी के रीजन को देखें तो सोडा एस के प्राइस में कंपनी ने कटौती की है। इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब ये जो सोडा एस केमिकल है, ये एक कोमोडिटी केमिकल है और इंटरनेशनल मार्केट में सोडा एस का प्राइस गिर चुका है। इसलिए कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिराना पड़ा है। और जब कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिराएगी तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर असर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये एक दो क्वार्टर की बात नहीं है, आने वाले कुछ क्वार्टर तक ऐसा आपको झेलने को मिल सकता है इस कंपनी में। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंपनी का नाम सुनते हैं। टाटा का ब्रांड है, एक वेब सीरीज भी आई थी जिसमें बताया गया था कि टाटा में कुछ भी इन्वेस्ट कर दो, आगे चलकर फायदा ही देगा। तो ये सब अगर वेब सीरीज देखकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिर्फ कंपनी का नाम सुनकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। अब दोस्तों, केमिकल सेगमेंट में दो प्रकार की केमिकल होती है। एक तो केमिकल होती है जो स्पेशलिटी केमिकल्स होती है, और एक होती है कोमोडिटी केमिकल्स, जिसमें कोई भी खास फॉर्मूलेशन नहीं होता है। ऐसी कोमोडिटी केमिकल को कोई भी कंपनी बना सकती है, कहीं पर भी बना सकती है, और ऐसे केमिकल्स में प्राइसिंग पावर नहीं होता है। जैसा कि मैंने दिखाया, इंटरनेशनल मार्केट में सोडा एस का प्राइस गिरा तो कंपनी को भी अपना प्राइस कम करना पड़ा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल होता जहां पर कोई खास फॉर्मूलेशन होता, उसको सिर्फ टाटा केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती, या फिर दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंपनी ही उसको बना रही होती, तो ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ड्रॉप नहीं होता है। और टाटा केमिकल्स के रेवेन्यू सेगमेंट को देखेंगे तो बेसिक केमिस्ट्री से 77% का रेवेन्यू आता है और स्पेशलिटी केमिकल से मात्र 23% का रेवेन्यू आता है। मतलब कंपनी का जो 77% रेवेन्यू है, उसमें कंपनी के पास बिल्कुल भी प्राइसिंग पावर नहीं है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो आप देखिए, सोडा एस से कंपनी का 52% रेवेन्यू आता है, सॉल्ट से 12% का, बाई कार्ब से 4% का, क्रॉप प्रोटेक्शन से 17% का रेवेन्यू आता है, और अदर सेगमेंट से 15% का रेवेन्यू आता है। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो सबसे मेन प्रोडक्ट है, जहां से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, सोडा एस, वहीं पर कंपनी को अपने प्राइस को कम करना पड़ा है। तो आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होगा, और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, नए इन्वेस्टर जो मार्केट में आते हैं वो क्या गलती करते हैं। एक तो मैंने बोला, टाटा का ब्रांड है, ऐसा नाम देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, तो उनको लगता है कि कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अब दोस्तों, मार्केट में आप आलू लेने जाइएगा, सोना लेने जाइएगा, दोनों का प्राइस हमेशा अलग अलग होगा। अब सस्ता खरीदना कैसे होता है, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में किसी खास रीजन की वजह से सोना का प्राइस गिर जाता है। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में सोना का प्राइस गिरता है तो इंडियन मार्केट में भी गिरता है, और जब प्राइस गिरता है उसी समय में आप खरीद लेते हैं, तो इसको बोला जाता है सस्ता में लेना। अब आप ले रहे हैं आलू और आप सोच रहे हैं कि मुझे सोना जैसा रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और यही चीज मार्केट में भी देखने को मिलती है। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक दे देती है, 1.34% का डिविडेंड है, और ओवरऑल कंपनी डेट फ्री नजर आती है। ज्यादा कैश रिजर्व है कंपनी के पास कंपैरिजन में जितना डेट है। अब यूट्यूब पर जब विश्लेषण करते हैं लोग, तो ऐसे ही आपको बताते हैं, टाटा का ब्रांड है, आने वाले समय में ईवी के लिए केमिकल्स बनाएगी, डेट फ्री कंपनी है, सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनको ये सारी बातें पता होती है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ ही नहीं है। 10 ईयर का सेल्स का ग्रोथ देखिए, माइनस में है। 5 ईयर का मात्र 4% है। 3 ईयर में मात्र 7% है। अब यहां पर देखिए प्रॉफिट का ग्रोथ, 10 ईयर में मात्र 3% का है, 5 ईयर में मात्र 4% का है, और 3 ईयर का भी मात्र 7% का है। जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ
5-4% का होगा, प्रॉफिट ग्रोथ 5-6-7% का होगा, तो कहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा? जब कंपनी खुद ही पैसा नहीं कमा पा रही है तो आपको कहाँ से कमा कर देगी? अब CAGR रिटर्न देखिए, 10 ईयर का ठीक ठाक नजर आता है, 5 ईयर का भी ठीक ठाक नजर आता है और 3 साल का रिटर्न काफी अच्छा नजर आता है। इसका रीजन है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा हाइप क्रिएट हुआ है। हाइप कैसे क्रिएट हुआ है? कंपनी ईवी के लिए केमिकल्स बनाएगी, ईटीसी ईटीसी। और FY20 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था कोविड की वजह से, इसलिए बॉटम से जब कंपनी ऊपर उठती है तो रिटर्न अच्छा नजर आता है। अब YouTube पर बहुत सारे विश्लेषण में आपको ये भी बताया जाता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, FII का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, DII का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है और पब्लिक के पास 28% स्टेक है। अब दोस्तों FII के पास क्या प्रॉब्लम होता है? उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रहता है। DII का भी प्रॉब्लम सेम है। तो FII और DII क्या करती है? बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि अपने पैसे को उनको डाइवर्सिफाई करना होता है और ये नियम भी होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करने के चक्कर में वो बहुत सारी ऐसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है जहां पर रिटर्न बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है, एक बहुत मॉडरेट रिटर्न होता है, लेकिन पैसा सेफ रहता है तो वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है? लिमिटेड कैपिटल होता है, हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा हो और कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती हो जहां पर प्राइसिंग पावर हो और थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी हो कंपनी के प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं हो कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरा और यहाँ पर भी कंपनी को प्राइस गिराना पड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है? रिटर्न बहुत अच्छा निकल कर नहीं आ पाता है। अब मार्केट का गेम देखिए, आज के दिन स्टॉक में गिरावट हो रही है और कोटेक सिक्योरिटीज के तरफ से स्टॉक का प्राइस का टारगेट बताया जा रहा है 1210 रुपीज। मैंने आपको कई बार बोला है, टारगेट प्राइस इसलिए बताया जाता है जब DII को बाहर निकलना होगा तो वो कहाँ से बायर क्रिएट करेंगे, ऐसे ही टारगेट देंगे और टारगेट को सुनकर रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करेंगे, तभी तो वो सेल कर पाएंगे। अगर कोई बायर ही नहीं होगा मार्केट में तो वो सेल किसको करेंगे? अब सोडा एस के प्राइस में गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं चाइना ने एक नया कैपेसिटी एडिशन किया है और कहां पर किया है? मंगोलिया में किया है और इसका प्रोडक्शन मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और इसी न्यूज की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सोडा एस का प्राइस गिर चुका है और टाटा केमिकल्स को भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिराना पड़ा है। इसलिए दोस्तों मैं इस कंपनी को कभी भी ज़्यादा कवर नहीं करता हूं। 1-2-3 बार कवर किया है और हमेशा बोला है इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी नहीं है। ये कंपनी कैसे लोगों के लिए है? जिनके पास बहुत बहुत बड़ा अमाउंट में कैपिटल है, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो ठीक है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5, 10, 20, 30 लाख का कैपिटल है तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी केमिकल कंपनी है, मैं लगातार वीडियोज बनाता रहता हूँ, आप चाहें तो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।